हेलो दोस्तों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 की प्रिपरेशन में चैप्टर फर्स्ट साइंस का फोर्स एंड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देर न शुरू करते हुए शुरू करते हैं। चैप्टर में हम चैप्टर का कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे कि इसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होनी चाहिए। फोर्स बल के प्रभाव, बल के कितने टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। संपर्क बल क्या है, पेशी बल क्या है, घर्षण बल क्या है, ये सभी चैप्टर के टॉपिक हैं। असंपर्क बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत स्थैतिक बल और चुंबकीय बल। इस क्लास के करने के पश्चात आपको कुछ बचेगा नहीं कि आपकी तैयारी रह जाए। इसके बाद अगला है परिणामी बल क्या है, नेट फोर्स, संतुलित बल, असंतुलित बल, प्रणोद, दाब, द्रवों द्वारा लगाया गया दाब, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ, दाब के दैनिक जीवन में कुछ अनुप्रयोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। ये सारे टॉपिक कंप्लीट करने के पश्चात हम इनका न्यूमेरिकल अर्थात एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर देखेंगे और उसके पश्चात 1 शॉर्ट रिवीजन भी करेंगे। तो इनका अलग अलग हम वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में का इंट्रोडक्शन क्या है। तो हम सभी इस चैप्टर में फोर्स एंड प्रेशर में पढ़ेंगे कि जब किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे बल कहा जाता है। बल किसी वस्तु की गति, दिशा, आकार या स्थिति को बदल सकता है। बल के प्रयोग से वस्तुएं चल सकती हैं या रुक सकती हैं, यह हम सभी जानते हैं। इसके पश्चात हम दाब के बारे में पढ़ेंगे कि सतह पर कोई बल अगर लग रहा है तो उसका प्रभाव क्या कहलाता है, उसका प्रभाव दाब ही होगा, दाब कहते हैं। इस अध्याय में हम बल के प्रकार, उसके प्रभाव तथा दाब और उनके उपयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे हम। A force is a push or pull applied on an object. Force can change the shape, size, direction, position, or motion of an object. It can make a moving object stop or a stationary object move. The effect of force acting on a surface is called a pressure. In this chapter, we study different types of force, their effects, and the concept of pressure. तो आइए चलते हैं बल किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। बल की डिफिनेशन क्या है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु पर लगाया जाता है और उसकी आकार, दिशा, स्थिति या गति में परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि यहाँ आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि दो बच्चे हैं, पहले वाला जो कर रहा है पुल कर रहा है अर्थात खींच रहा है, और दूसरा जो है पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है। तो दोनों स्थिति में ही बल लग रहे हैं। बल की एसआई यूनिट या इकाई न्यूटन है और बल की सीजीएस इकाई डाइन है। Force is a push or pull applied on an object that can change its shape, size, direction, position और state of motion। अर्थात इसमें आप देखेंगे कि बल लगाने से आकार भी बदल सकता है, दिशा भी बदल सकती है, स्थिति ही बदल सकती है, गति में परिवर्तन भी हो सकता है। जैसे कि ये बच्चे जो खींच रहे हैं, अब वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, दिशाओं में परिवर्तन हो रहा है। यदि मान लीजिए इसके ऊपर बल लगाया जाए तो वह वस्तु अपना आकार भी बदल सकती है। गति, ज़्यादा बल लगाएंगे तो गति तेज होगी, कम लगाएंगे तो गति धीमी होगी।
अब आइए हम समझते हैं न्यूटन और डाइन में संबंध, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। सर्वप्रथम ये समझते हैं न्यूटन क्या है। 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम की वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण देने के लिए लगाया जाता है। जैसा कि फार्मूला दिया गया है कि बल बराबर अर्थात F बराबर m इंटू ए, जहाँ m क्या है, द्रव्यमान है और a त्वरण है। अब द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, तो माना कि द्रव्यमान बराबर 1 किलोग्राम और त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तब बल कितना हुआ, 1 न्यूटन हुआ। अब यही प्रक्रिया डाइन में समझते हैं। वह बल है जो 1 ग्राम वस्तु को 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण देने के लिए लगाया जाता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब द्रव्यमान है तो ये ग्राम में होगा क्योंकि ये सीजीएस पद्धति है, और एक्सेलरेशन त्वरण 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। तब बल बराबर कितना हो जाएगा, F इक्वल टू 1 डाइन हो जाएगा। आगे समझते हैं हम न्यूटन डाइन के बीच में। अब तुलना करते हैं। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, अर्थात 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम ही होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। और चूंकि 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर, अब किलोग्राम को हमने 1000 में लिखा तो ग्राम में लिखने के पश्चात ये 1000 ग्राम, और हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हुआ। अब इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अर्थात 10⁵ डाइन। अब यहाँ देखेंगे जीरो आपको 5 मिल जाएंगे 5 की संख्या में। तो अब यहाँ इसलिए सिद्ध हो जाता है कि 1 न्यूटन बराबर या 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होते हैं। अब हम समझते हैं कि बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स, गति में बदलाव अर्थात त्वरण। गति का मतलब है कि एक वस्तु चलने लगे या रुक जाए या उसकी गति बदल जाए। जब बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो वह त्वरण पैदा कर सकता है, यानी उसकी गति या दिशा बदल सकती है। वाजिब सी बात है कि यदि हम किसी भी वस्तु में बल लगाएंगे तो उसकी गति का परिवर्तन बदलेगा। जैसे कि हम साइकिल में बल लगाए तो साइकिल चलने लगती है। उदाहरण जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि अगर आप एक किताब को मेज पर धक्का देते हैं तो वह किताब उस दिशा में चलने लगेगी जिस दिशा में आपने बल लगाया हो। यदि आप अधिक बल लगाते हैं तो वह तेजी से चलेगी। इसके और भी कुछ प्रभाव हैं, आइए देखते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन है चेंज इन मोशन। मोशन मीन्स एन ऑब्जेक्ट कैन स्टार्ट मूविंग, stop moving or change its speed. When a force is applied to an object, it can cause acceleration, meaning the object's speed or direction can change. For example, if you push a book on a table, it will start to move in the direction of the force. If you push harder, it will speed up. दूसरा है दिशा में बदलाव। बल एक वस्तु की दिशा को भी बदल सकता है। यह तब होता है जब बल उस वस्तु की गति के कोण पर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप साइकिल चला रहे हैं और हैंडल बार को मोड़ते हैं तो बल लगने से साइकिल की दिशा बदल जाती है। चेंज इन डायरेक्शन। अ फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। दिस हैपेंस when the force is applied at an angle to the object's motion.
For example, if you are riding a bicycle and you turn the handlebars, the force applied will cause the bicycle to change direction and turn. थर्ड है तीसरा, आकार में बदलाव। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह वस्तु अपने आकार में बदलाव कर सकती है। उदाहरण के लिए यदि आप एक मुलायम बाल को दबाते हैं, गेंद को दबाते हैं, तो उसका आकार क्या होगा? छोटा हो जाता है। यह आकार में बदलाव बल के कारण होता है। कभी कभी आप गुब्बारे को दबाते हैं तो अपना शेप बदल देता है, अर्थात उसमें भी बल लग रहा है। चेंज शेप। When a force is applied to an object, it can cause the object to change its shape. For example, when you squeeze a soft ball, it changes shape by becoming smaller. This change in shape is due to the force applied. घर्षण, ये भी एक बल है। घर्षण एक ऐसा बल है जो वस्तु की गति को रोकने की कोशिश करता है। यह हमेशा वस्तु की गति को विपरीत दिशा में काम करता है, अर्थात ये उसका दोस्त नहीं है, विरोधी है। घर्षण की मात्रा वस्तु की सतह के घर्षण गुणांक पर निर्भर करता है। मान लीजिए अगर आप एक किताब को मेज पर धकेलते हैं तो मेज और किताब के बीच का घर्षण उसे गति में रुकावट डालता है, उसे रोकता है कि किताब आगे ना खिसके। फ्रिक्शन is a force that opposes motion. It always works in the opposite direction to the movement of the object. The amount of friction depends on the roughness of the surface in contact. Example, if you push a book across a table, friction between the table and the book resists the movement, making it harder to push. पांचवा है धक्का और खींचना, जो कि एक बल के डिफिनेशन में ही बताता है। जब आप किसी वस्तु को धक्का देते हैं या खींचते हैं तो आप उस पर बल लगाते हैं, जिससे वह वस्तु अपनी स्थिति को बदल सकती है। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि दरवाजे को खोलने के लिए धक्का देना या खींचना पड़ता है। ये बल के उदाहरण हैं जो वस्तु की स्थिति या गति को बदल सकते हैं। पुश एंड पुल। When you push or pull an object, you are applying a force that can make the object move or change its position. For example, pushing a door to open it or pulling a slit are example of force that change the position or motion of an object. 6 नंबर है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी द्वारा वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचता है। यही कारण है कि चीजें क्या होती हैं? गिरती हैं जब आप इन्हें छोड़ते हैं। मान लीजिए आपने गेंद लिया, ऊपर फेंका और फिर वो नीचे आ गई। इस बल की ताकत वस्तु के भार और पृथ्वी से दूरी पर निर्भर करती है। उदाहरण स्वरूप जब आप कूदते हैं तो आप फिर से नीचे आ जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आपको जमीन की ओर खींचता है। ग्रेविटेशनल फोर्स is the force that pulls object towards the earth. This is why things fall when you drop them. The distance of this force depends on the mass of the object and the distance from the earth's center. For example, when you jump, you fall back to the ground because the earth's gravitational force pulls you toward the earth. Next, 7 है आपका घुमाव। टार्क क्या है? टार्क भी एक इनका उदाहरण है।
प्रभाव है। टार्क वह बल होता है जो किसी वस्तु को घुमाने का कारण बनता है। उदाहरण स्वरूप जब आप एक बोल्ट को घुमाने के लिए रिंच का उपयोग करते हैं ना, तो आप टॉर्क लगा रहे हैं, जिससे क्या होता है, बोल्ट घूम जाता है। टॉर्क इज a force that causes an object to rotate. Example, when you use a wrench to turn a bolt, you apply torque to rotate the bolt. आज हम कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। जब दो वस्तुएं एक दूसरे को छूती हैं, तब वह बल संपर्क बल कहलाता है। वह बल कौन सा कहलाएगा? संपर्क बल कहलाता है। उदाहरण के लिए घर्षण बल, सतहों के रगड़ खाने से जो उत्पन्न बल होता है वो क्या कहेगा आपका? कांटेक्ट फोर्स, संपर्क बल। क्योंकि इसमें क्या है, दो सतह हैं, दो सतह के बीच में क्या हो रहा है? संपर्क आ रहा है, कांटेक्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? संपर्क बल होगा। तनाव बल रस्सी, डोरी या तार में लगने वाला बल। जैसे कि आप सभी मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक दूसरे को रस्सी के द्वारा खींच रहे हैं, तो दोनों के बीच में क्या है? रस्सी या डोरी के माध्यम से संपर्क हो रहा है, तो वो भी क्या होगा? एक संपर्क बल ही होगा। किसी वस्तु को यदि हम धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं, तो उस पर जो हम बल लगा रहे हैं वो भी क्या होगा आपका? संपर्क बल कहलाएगा। अब हम इंग्लिश वर्जन में देख लेते हैं। अ कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट ऑकर्स व्हेन ऑब्जेक्ट टच और इंटरैक्ट डायरेक्टली। एग्जांपल, फ्रिक्शन, टेंशन, अप्लाइड फोर्स। अब हम संपर्क बल के प्रकार देखते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। संपर्क बल मुख्यतः दो प्रकार के हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, अर्थात घर्षण बल और मांसपेशी बल। तो सबसे पहले हम घर्षण बल के बारे में पढ़ते हैं। घर्षण बल दो सतहों के संपर्क में होने पर गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहेंगे? घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल जो है आपका, जैसे जमीन पर लुढ़कती गेंद का रुक जाना। आप सभी ने देखा होगा कि गेंद लुढ़क रही है, धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते एक समय ऐसा आता है कि वो रुक जाती है। इसके पीछे कौन सा बल लगता है? इसके पीछे आपका घर्षण बल लगता है। The force that opposes the motion of an object when it is in a contact with another surface. For example, a ball slowing down on the ground. अब घर्षण बल भी कई तरह के होते हैं। घर्षण बल भी कई तरह के होते हैं, जैसे आपके जब देखिए स्थैतिक घर्षण बल, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के तल पर चलाने का प्रयास किया जाता है, तब वह क्या कहलाएगा? गति की अवस्था में आने से पहले दोनों वस्तुओं के स्पर्श तलों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाएगा? स्थैतिक घर्षण बल कहलाएगा। अर्थात जब दो वस्तुएं हैं, वस्तु तल पर अगर उस वस्तु को चलाने का प्रयास किया जाता है, तो गति अवस्था में आने से पहले, गति अवस्था में आने से पहले जो बल लगता है वही क्या होता है? आपका स्थैतिक घर्षण बल होता है। जैसे मान लीजिए कि हम सभी चलते समय जो पृथ्वी पर बल लगाते हैं, तो अभी तो हम चले नहीं, तो चलने से पहले जो हमने बल लगाया वो क्या होगा? आपका स्थैतिक घर्षण बल होगा। Static friction force when an attempt is made to move an object on the surface of another object. The frictional force between the surface of the two objects before they begin to move is called static friction force. For example,
अप्लाइंग फोर्स ऑन द अर्थ वाइल मूविंग ऑन द अर्थ। नेक्स्ट, सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण बल क्या है? सीमांत घर्षण बल वह बल होता है जब वस्तु पर आरोपित बल का मान बढ़ाते हैं तो स्थैतिक घर्षण बल भी बढ़ता है। स्थैतिक घर्षण बल के इस अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो वस्तु है, उन दोनों वस्तुओं पर घर्षण बल लगता है, लेकिन लगने का जो वो अधिकतम मान होता है जिसमें वस्तु चलने लगती है, ठीक, वो क्या है? सीमांत घर्षण बल। जैसे कि भारी बक्सों को धीरे धीरे धक्का देने पर, ठीक है, चलने से पहले लगा घर्षण बल में से बस चलने ही वाली है, उससे जो पहले बल लगता है वो क्या है? आपका सीमांत घर्षण में से वह स्थैतिक घर्षण बल जिसका बहुत ही अधिकतम मान होता है, बस अब चल ही जाएगी, वह क्या कहलाएगा? सीमांत घर्षण बल कहलाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। When the value of the force applied on the object is increased, the static friction force also increases. This maximum value of static friction force is called limiting friction force. For example, pushing a table harder until it is just about to move. अगला है गतिक घर्षण बल। क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। जब एक वस्तु अन्य वस्तु सतह पर वास्तव में गति करती, अब गति करने लगी, तो उनके मध्य आपेक्षिक गति मीन्स उनके परस्पर जो गति का विरोध करने वाला बल होता है वह गतिक घर्षण बल कहलाता है। जैसे कि वस्तु वह गति करने लगी, जैसे कि वस्तु है ये सरफेस पे घर्षण करने लगी, तो इस सरफेस के द्वारा, सतह के द्वारा जो भी बल लगेगा वह गतिक घर्षण बल है। तो उस जो वस्तु है अपना कार्य कर रही है तो न करे इसके विरोध में जो बल लगेगा वही क्या है? गतिक घर्षण बल। जैसे मान लीजिए कार में ब्रेक लगाना, कार में ब्रेक लगाने से तात्पर्य यह है कि जो उनके पहिए हैं वो तो चलने के लिए तैयार है, चल भी रही है, लेकिन उनको रोकने के लिए जो बल लगाया जाता है वह क्या है? आपका गतिक घर्षण बल होगा। जैसे माचिस का जलाना आदि। Kinetic friction, when one object actually move on the surface of the another object, the force that opposes the relative motion between them is called kinetic friction force. For example, applying brakes to a car lighting a mathematics DC. अगला है सर्पी घर्षण बल। जब कोई वस्तु किसी सतह पर, यह सतह होगा, जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु तथा उस सतह के मध्य लगने वाला बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है। मान लीजिए कोई ऐसे सतह है, अब इस पर वस्तु कुछ रखी गई है, ठीक, अब यह स्लिप कर रही मीन्स सरक रही, ना लुढ़क नहीं रही है, सरक रही है, तब उस पर जो बल लगता है वह सर्पी घर्षण बल लगता है। सर्पी घर्षण बल सदैव लोटनिक घर्षण बल से क्या होता है? अधिक होता है, क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है उसमें आपका घर्षण बल कम लगता है। जब कोई किताब मेज पर फिसलती है तो उस पर लगने वाला घर्षण बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है। मान लीजिए कोई किताब है मेज पर फिसल रही है तो उस पर जो बल लगता है वो कौन सा बल होगा? सर्पी घर्षण बल कहलाएगा। नेक्स्ट है रोलर स्केटिंग करते समय। इस रोलर स्केटिंग क्या है? जैसे बर्फ वाले जगह पर लोग उस पे क्या करते हैं? चलते हैं, स्केटिंग करते हैं, तो स्केटिंग के पहियों जमीन के बीच सर पर घर्षण बल लगाता है, सरकता है, तो वह आपका है रोलर स्केटिंग।
जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों के द्वारा रोलर स्केटिंग किया जा रहा है। Definition of sliding friction. When an object slides on a surface, the force acting between the sliding object and that surface is called a sliding friction force. Sliding friction force is always greater than rolling friction force. For example, when a book slides on a table, the frictional force acting on it is called sliding friction. While rolling skating, there is a sliding friction force between the skate wheels and the ground. अब हम देखते हैं लोटनी घर्षण बल अर्थात रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो वस्तु तथा सतह के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाएगा? लोटनी घर्षण बल कहलाता है। लोटनी घर्षण बल स्थैतिक और गतिक दोनों की तुलना में क्या होता है? नगण्य। नगण्य का मतलब है कि ना के बराबर होगा, मीन्स बहुत ही कम इसमें घर्षण बल लगता है। जैसे कि जमीन पर लुढ़कती गेंद पर सर्पी घर्षण बल लगेगा। Definition of rolling friction. When an object on a surface, that force acting between the object and the surface is called a rolling friction force. Rolling friction force is negligible compared to static or kinetic friction force. For example, a ball rolling on the ground experience rolling friction. अब हम विचार कर लेते हैं कुछ ऐसे उपाय को जो घर्षण बढ़ाते हैं। तो हम घर्षण बढ़ाने के उपाय के बारे में देखते हैं। सतह को खुरदुरा बनाकर फिसलन कम की जा सकती है। जो सतह होती है यदि हम उसको खुरदुरा बना दें तो क्या हो जाएगा? फिसलन उसमें कम हो जाएगी और घर्षण बढ़ जाएगा। जैसे कि फर्श पर रगड़ बढ़ाने के लिए मैट लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? आपका घर्षण बल बढ़ जाता है। सतह पर रबर या ग्रिप वाला पदार्थ लगाने से भी घर्षण बल बढ़ता है। जैसे कि जूते के जो तलवे होते हैं, मीन्स निचले पार्ट जो होता है, नीचे का भाग, और या फिर जैसे मान लीजिए कि कार के टायर होते हैं, उनके नीचे क्या होते हैं? रबर लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है? घर्षण बल जूते में भी और कार के ट्रक के टायर में भी क्या होते हैं? घर्षण बल बढ़ जाता है। वजन बढ़ाने से सतह पर दबाव पड़ता है और घर्षण बल बढ़ जाता है। जब किसी वस्तु का यदि हम वजन क्या बढ़ा दें? भार या वजन बढ़ा दें तो वह क्या करेगा? सतह पर ज्यादा बल लगेगा, दबाव पड़ेगा, तो जिसकी वजह से घर्षण बल ज्यादा हो जाएगा। जैसे भारी ट्रक या लिफ्ट में भारी सामान रखने से पहियों का घर्षण अधिक हो जाता है। चौथा पॉइंट है सतह पर घर्षक पदार्थ डालने से घर्षण बल बढ़ता है। उसमें क्या किया जाता है? मान लीजिए कि हम उसमें घर्षण जो पदार्थ होते हैं उनको भी डाल, जैसे बर्फीली सड़क पर यदि हम घर्षण बल बढ़ाना चाहते हैं तो वहां क्या करेंगे? रेत या बजरी डालना, ताकि क्या है? कार फिसले नहीं। पांचवा पॉइंट है सतह को साफ और उचित रखने से घर्षण बनाए रखा जा सकता है। सतह को क्या किया जाए? साफ रखा जाए। तो जैसे कि खेल के मैदान पर रेत या घास की सतह रखने से खिलाड़ी फिसलते नहीं है। जो खेल के मैदान पर होती है वहां रेत या घास की सतह बनाई जाती है, जिससे क्या हो? खिलाड़ी फिसले नहीं तो खेल कैसे होगा? Making the surface rough, reducing slipping. Example, instancing anti-slippery tiles or mats on the floor to increase a grip. Using rubber or grip material on the surface increase friction.
So example, soles made of rubber and car tires are rubber coated to increase friction on the road. Increasing the weight of an object increase pressure on the surface and thus friction. For example, a heavy truck or lift with the cargo has more friction between its wheel and the road. Applying friction, increasing material on the surface, increasing friction. Example, spreading sand or gravel on icy roads prevents cars from slipping. Keeping the surface clean but suitable for grip helps maintain friction. For example, playing fields covered with the sand or grass prevent players from the slipping. ये तो हो गए हम घर्षण बढ़ाने के उपाय देखा। अब हम घर्षण को घटाने के उपाय देखते हैं, क्योंकि उनका भी यूज है। जैसे कि मान लीजिए स्नेहन लुब्रिकेशन करना, तेल, ग्रीस या ग्रेफाइट लगाने से सतहों के बीच क्या होगा, सीधा संपर्क कम हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए मशीन के पुर्जों में तेल डाल दिया गया, ठीक, तो क्या होगा, उनमें घर्षण कम लगेगा। पहिए या बॉल बेयरिंग, जो कि फिगर में आप देख सकते हैं, पहिए या बॉल बेयरिंग का उपयोग करके स्लाइडिंग या फिसलन की जगह लुढ़कन घर्षण होता है, जो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। जैसे ट्रॉली, स्केट्स मशीनों में क्या किया जाता है, बॉल बियरिंग का उपयोग किया जाता है। दबाव या भार कम करना, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि घर्षण बढ़ाने के उपाय में हमने दबाव को बढ़ाया या फिर वजन को बढ़ाया, लेकिन अब हमको घर्षण घटाना है तो क्या करेंगे, दबाव या भार को कम कर देंगे। समान बल कम होने से भी क्या हो जाएगा, घर्षण भी घटता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला पॉइंट है 4 नंबर। मान लीजिए लोहे की शटर पर मोबिल तेल लगाकर या फिर सिलबट्टे की सतह को समय समय पर निछारित करके मतलब क्या है कि सतह को समय समय पर निछारित करके उसको क्या किया जाता है, घर्षण को घटाया जा सकता है। लुब्रिकेशन, applying all gases or graphite reduces direct contact between surface. Using wheel or ball bearing, rolling friction is much less than sliding friction. Trolleys, skates, machine parts, reducing load where possible. Less normal force result in less friction. Applying mobile oil to iron shutters regularly clean the surface of the grinding stone. अब अगला बल है संपर्क बल का, कौन सा, मांसपेशी बल। कौन सा, मांसपेशी बल अर्थात मस्कुलर फोर्स। अब मांसपेशी बल क्या है, मांसपेशियों के कारण वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है वह मांसपेशी बल या पेशी बल कहलाता है। जैसे सड़क पर चलना, उसमें भी क्या है, मांसपेशियों का यूज हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। पेन या पेंसिल से लिखना, उसमें भी आपके हाथों का उपयोग अर्थात मस्कुलर फोर्स लग रहा है, मांसपेशी बल लग रहा है। मेज को धक्का देने या खींचने में भी आपका क्या है, मांसपेशी बल ही है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि एक इंसान फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, जिसके माध्यम से मस्कुलर फोर्स आप देख सकते हैं। द फोर्स exerted on an object by muscles is called muscular force. For example, walking on the road, writing with an pencil, pushing or pulling a table. नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, असंपर्क बल वह बल होते हैं जो दो वस्तुओं के बीच बिना किसी सीधे संपर्क के कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, ये सभी आपके क्या हैं, असंपर्क बल होते हैं। नेक्स्ट है अगला, a contact force is force that acts
an object without any physical contact between the object and the source of the force. Example, gravitational force, magnetic force, electrostatic force। ये सभी आपके असंपर्क बल के एग्जाम्पल हैं। जैसा कि आप फिगर में यहाँ देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये आपका मैग्नेटिक फोर्स का एग्जाम्पल है। अब आते हैं पहले बल, गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। वस्तुओं के द्रव्यमान के कारण उनके बीच लगने वाला आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। पृथ्वी का वस्तुओं पर लगने वाला बल, यदि किसी पिंड को पृथ्वी की सतह के ऊपर से मुक्त रूप से छोड़ा जाए तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर आकर गिरता है। या फिर कोई वस्तु जैसे फल हो गए या पेड़ की टहनियाँ हो गई, टूटती हैं तो नीचे आके ही गिरती हैं। ये सभी जो हैं आपके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव होते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर घूमती है, उसमें भी आपका किसका कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल है। चंद्रमा है जो पृथ्वी के चारों तरफ मूव कर रही है, घूम रही है अपने अक्ष पर, वो भी आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। सो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज होगी। The attraction between objects due to their mass is called gravitational force. Example, the force of the earth on object. If an object is released freely from above the earth's surface, it falls to the earth's surface due to the force of gravity. It is due to the force of gravity that is the earth rotates on its axis around the sun. नेक्स्ट है आपका चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या है? अगर आप एक चुंबक को किसी लोहे की कील या क्लिप के पास लाते हैं तो वह बिना संपर्क के ही उसे आकर्षित कर सकता है, क्योंकि चुंबकीय बल काम कर रहा होता है। अब दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन से? एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। ठीक, यदि मान लीजिए दोनों चुंबक के समान ध्रुव हैं, जैसे यस और यस, जैसे मान लीजिए यस और यस है, ठीक, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर यही मान लीजिए आपका अपोजिट साइड हो, असमान हो, जैसे एन है, एस है, और एन है और एस है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। यदि मान लीजिए साउथ और नॉर्थ, यस और एन दोनों क्या हैं? असमान हैं, अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे? ये आपस में क्या करेंगे? आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे। जबकि अगर सेम सेम हो गया, मान लीजिए यन यन हो गया या फिर यस यस ही हो गया, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित मीन्स दूर हटाएंगे। If you bring a magnet near an iron nail or clip, it can attract it without any contact because the magnetic force is at work. The like poles of two magnets repel each other and the unlike poles attract each other. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया? मैग्नेट हो गया, और यहाँ दिखाया गया है कि साउथ और नॉर्थ जो कि अपोजिट हैं, ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि साउथ नॉर्थ नॉर्थ सेम डायरेक्शन है, इसलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला है स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। जैसा कि मान लीजिए जब आप किसी गुब्बारे को अपने बालों से रगड़ते हैं तो वह विद्युत आवेश से क्या हो जाता है? भर जाता है। फिर अगर आप उस गुब्बारे को दीवार के पास लाते हैं तो वह दीवार को आकर्षित कर सकता है, बल्कि करता भी है, बिना किसी संपर्क के ही उससे दीवार से चिपक जाता है।
ये सभी बल बिना सीधे संपर्क के काम करते हैं, यानी इनका प्रभाव दूरी से होता है। The force exerted by a charged object on another charged or uncharged object is called electrostatic force. Example, when you rub a balloon against your hair, it becomes electrically charged. Then if you bring that balloon near a wall, it can attract the wall without any contact. All these forces were without direct contact. That is, their effect is from a distance. जैसे कि आप सभी मान लीजिए एक कॉम्ब लीजिए, कंघा लीजिए और सर के बाल से रगड़िए और छोटे छोटे कागज टुकड़े के पास ले जाएंगे तो कागज को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, दूर से ही उससे वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। किसी पृष्ठ पर लगने वाले प्रणोद का मान उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रणोद एक सदिश राशि है जिसका मात्रक बल के समान होता है, अर्थात प्रणोद का स्थायी मात्रक न्यूटन होता है। मान लीजिए कि कोई भी लंबवत बल लगाने, जैसे कि आप इसमें फिगर में देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, हॉरिजॉन्टल ये हुआ और परपेंडिकुलर ये फोर्स लगा, अर्थात लंबवत बल जिसमें लगे वही क्या है, आपका प्रणोद है। The force acting perpendicular to the surface of an object is called thrust. The amount of thrust acting on surface depends on its area. Thrust is a vector quantity whose unit is the same as force. The SI unit of thrust is Newton. प्रेशर, दाब, प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। कह रहे हैं कि हर वह क्षेत्र जिस पे फोर्स या बल लगे वह क्या कहलाएगा, आपका दाब कहलाएगा। तो दाब का प्रेशर का फार्मूला है P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, अर्थात जितने एरिया में जितना बल लग रहा है वही आपका क्या है, दाब होता है। जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये आपका फार्मूला हो गया। और इसमें देखेंगे तो बैलून है, जैसा कि एक नुकीला नील निकला हुआ है जो कि बहुत ही कम एरिया उसका है, जिसकी वजह से उसे क्या कर देगा, फोड़ देगा, जबकि जितना एरिया ज्यादा रहेगा उतना ही दाब कम लगेगा। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के सम्मान में दाब के SI मात्रक को पास्कल कहते हैं। यह क्या है, एक अदिश राशि है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। मीटर -2 पावर लिखा है इसलिए क्योंकि जो पावर 2 थी वो ऊपर चली गई। एक ही बल कम क्षेत्रफल लगने पर एक ही बल कम क्षेत्रफल लगने पर अधिक दाब उत्पन्न करता है तथा अधिक क्षेत्रफल पर लगने पर कम दाब उत्पन्न होता है, जैसे कि हमने बताया। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। द SI unit of pressure is called Pascal in honor of the scientist Blaise Pascal. It is a scalar quantity. The same force produce more pressure when applied on a smaller area and less pressure when applied on a larger area. अब हम सभी दाब के दैनिक जीवन में कुछ अनुप्रयोग अर्थात यूज के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि बैग तथा सूटकेस के हत्थे चौड़े बनाए जाते हैं जिससे हाथों पर कम दाब लगता है। भवनों की नींव चौड़ी बनाई जाती है जिस कारण धरातल पर कम दाब लगता है। अगर चौड़े बैग के चौड़े हत्थे ना बनाए जाएं, पट्टी चौड़ी ना बनाया जाए या सूटकेस चौड़े ना बनाए जाए हत्थे, तो क्या करेंगे, वो दबाव डालेंगे हाथों पर, कंधों पर दबाव डालेंगे जिसकी वजह से दर्द उत्पन्न होगा। अब भवनों की नींव इसलिए, कमरों की नींव या इमारत की नींव इसलिए चौड़ी बनाई जाती है क्योंकि दाब कम लगे। यदि मान लीजिए एरिया कम रहेगा तो दाब ज्यादा लगेगा जिससे कि मकान को, इमारत को धंसने की संभावना उत्पन्न हो सकती है।
Bags and suitcases have wider handle, reducing pressure on the hands. Buildings have a wider foundation, reducing pressure on the ground. The foundation of buildings are made wide, due to which there is less pressure on the ground. रेलवे की पटरियां सीमेंट या लोहे के तख्तों पर बनाई जाती है, जिसके कारण रेलगाड़ी द्वारा जो दाब लगता है वो बड़े क्षेत्र में फैल जाता है और दाब का हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि एरिया ज्यादा हो जाता है और दाब घट जाता है। Railway tracks are built on cement on iron planks which spread the pressure exerted by the train over a larger area and reduces the pressure. सुइयां आल्पिन आदि आगे से तीखी बनाई जाती हैं, क्योंकि क्षेत्रफल जब कम रहेगा तो दाब ज्यादा रहेगा, जिससे आसानी से कार्य हो सकता है। Needles pin cities are made sharp from the front, due to which the area reduces and the pressure increase. नेक्स्ट है व्यक्ति के खड़े रहने की अपेक्षा, कह रहे हैं कि व्यक्ति के खड़े रहने की अपेक्षा चलने से धरातल पर अधिक दाब लगता है, और जबकि चलने की स्थिति में पृथ्वी के संपर्क में क्षेत्रफल कम होता है। कह रहे हैं जब व्यक्ति खड़े रहता है तब जो है धरातल पर अधिक दाब लगता है, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा होता है, जबकि चलने की स्थिति में एरिया कम हो जाता है, इसलिए दाब कम लगता है। वॉकिंग इज मोर प्रेशर ऑन द ग्राउंड देन स्टैंडिंग, वेयर इज द एरिया इन कॉन्टेक्ट विद द अर्थ इज लेस व्हेन वॉकिंग। ट्रैक्टर के टायर चौड़े होते हैं, जिस कारण धरातल पर कम दाब लगता है तथा यह दलदली भूमि में फंसता भी नहीं है। द टायर्स ऑफ द ट्रैक्टर आर वाइड, ड्यू टू विच देयर इज लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड एंड इट डू नॉट गेट स्टक इन मार्सी लैंड। चौड़े बनाने का कारण यही है कि एरिया जब ज्यादा हो जाएगा तो दाब कम पड़ेगा, इसलिए वह दलदली भूमि में नहीं फंसता है। द्रव की गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ता है। द प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ द लिक्विड, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जैसा जैसा लिक्विड का लेवल नीचे बढ़ता जाता है वैसे ही प्रेशर उसका बढ़ता जाता है। ठीक, गैसों को जिस पात्र में रखा जाता है उसी पात्र की दीवारों पर दाब डालती है। कह रहे हैं गैस को जिस भी बर्तन में जिस भी पात्र में रखेंगे उसी में क्या करेगा, वो दीवारों उसी दीवारों को क्या करेगा, दाब डालेगा। Gases exert pressure on the walls of the container in which they are kept, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इसमें गैस भरी हुई है और इस ढक्कन को क्या कर रहा है, प्रेशर की वजह से दबाव वजह से ऊपर की ओर उठा रहा है, क्योंकि चारों तरफ से बंद है, तीनों तरफ से बंद है और ऊपर की ओर उठा रहा है, जैसे कि यहाँ इसमें दिखाया गया है। अभी इतना उठा है फिर ये इतना उठ गया। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर गैस का सघन आवरण, सघन मीन्स बहुत घना आवरण है, बहुत घना ही लेयर बना हुआ है, वही क्या है आपका वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब, वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब अधिकतम तथा ऊपर जाने पर ये घटता जाता है। वायुमंडलीय दाब एसआई मात्रा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। The dense layer of gases surrounding the earth is called the atmosphere. The pressure exerted by the atmosphere is called atmospheric pressure. Atmospheric pressure is maximum at the earth's surface and decrease as we go higher. The atmospheric pressure unit is Newton प्रति मीटर स्क्वायर और स्केल, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इस सरफेस में नीचे के एरिया में दाब ज्यादा लग रहा है, हाई प्रेशर लग रहा है, जबकि ये लड़का जो ऊपर है इस पे क्या है, लो प्रेशर है।
तो आप सभी अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।